उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आप सबका स्वागत है। क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में कि जीवों में जनन। उस जीवों के अध्ययन में हम लोग पढ़े थे, जीवों के जनन के अध्ययन में, कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। पिछले अध्याय में उसमें हम लोग पढ़े थे कि जीवों की लाइफ टाइम कैसी होती है। जनन पढ़े थे, जनन के पर्चे पढ़े थे कि जनन होता क्या है। तमाम तरह की चीज़ें जो है उसमें हम लोग पढ़े थे। और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपके जीवों में जो जनन होता है वह जो है दो तरीके से होता है। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए, अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक जनन जो है किस किस तरीके से होता है, किन किन विधियों से होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द्विविभाजन विधि। द्विविभाजन विधि को हम लोग जो है बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो द्विविभाजन जो विधि है, उस द्विविभाजन विधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विविभाजन में, बाइनरी फ्यूजन में, कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। द्विविभाजन में जैसे पहला सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, फिर उसके बाद तिर्यक द्विविभाजन। द्विविभाजन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें जो है जो 4 टाइप के आपके द्विविभाजन है, बाइनरी जो फ्यूजन है, वह किस किस तरीके से होता है। सरल द्विविभाजन है, लंबवत द्विविभाजन है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन है, तिर्यक द्विविभाजन है। तो यह द्विविभाजन में किस प्रकार से ये जो है जीवों में, कौन कौन से जीवों में जो है इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा चीज बहुविखंडन, यानी कि द्विविभाजन का मतलब और थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्विविभाजन का मतलब कि जब आपकी जो है किसी मदर सेल का जो है समसूत्री विभाजन होता हो, यानी कि समान सूत्रों में उनका विभाजन होता है, 2 भागों में विभाजन होता है, तो वह जो है एक तरह से विभाजन जो है आपका द्विविभाजन कहलाता है। द्विविभाजन अगर देखा जाए तो आपके जो है तमाम तरह के जीवों में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अमीबा में द्विविभाजन, तो अमीबा में द्विविभाजन जो है एक सरल द्विविभाजन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, लंबवत द्विविभाजन, तो लंबवत द्विविभाजन जैसे आपका युगलिना है। ठीक है, युगलिना में जो है लंबवत द्विविभाजन होता है। उसी तरह से अनुप्रस्थ द्विविभाजन क्या होता है, तो यह अनुप्रस्थ द्विविभाजन आपका पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है द्विविभाजन में जो है आपके 4 तरह के विभाजन होते हैं। सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, तिर्यक द्विविभाजन। ठीक है, बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है, यानी कि बहुविखंडन हम लोग उसे कहते हैं जो बहुत सारे जो है छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वह जो है एक बहुविखंडन विधि कहलाती है। और ये जो अलैंगिक जनन में जो है दूसरी जो है आपकी विधि है बहुविखंडन विधि। ठीक है, तो और भी जो है जीवों में ये देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तो इनके जो है उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि माने अलैंगिक जनन में जो है कौन कौन से जो है विधियाँ होती हैं, कौन कौन से जनन करने की विधियाँ होती हैं। तो बहुविखंडन हुआ। तीसरा जो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जो है किस तरह से जो है वो आपके विभाजन करते हैं, जनन करते हैं। यह जो है आपके जो मच्छरों में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो है प्लाज्मोटोमी द्वारा जो है अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो ये जो है प्लाज्मोटोमी होते हैं। यह जो है अलैंगिक जनन में तीसरा जो है आपका विधि है। चौथी विधि आप आते हैं मुकुलन। ठीक ना, बडिंग कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है। मुकुलन जैसे आप लोग देखते हैं, मुकुलन जो है आपके ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग जो है इनको एक एक पढ़ेंगे तो हम लोग जो है सारे इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किन किन जीवों के अंतर्गत ये होता है। तो हम लोग जो है चौथा पॉइंट अलैंगिक जनन में पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन में भी जो है 2 विधियां होती हैं। कौन कौन विधि, एक बाह्य मुकुलन होता है, एक आंतरिक मुकुलन होता है।
बाह्य मुकुलन के द्वारा, यानी कि वो बाहरी रूप से जो है वो दिखाई देते हैं, मुकुलन होते हुए एक नई संतति बनते हुए दिखाई देते हैं। और आंतरिक मुकुलन का मतलब उनके अंदर जो है उनका मुकुलन होता है, वह आंतरिक मुकुलन कहलाता है, जो उनके शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन के चौथे हेडिंग में जो मुकुलन पढ़ रहे हैं, मुकुलन भी जो है दो तरीके से होता है, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। चलिए ये चौथी हेडिंग। अब देखिए अलैंगिक जनन की 5वीं हेडिंग में पढ़ेंगे कलिका। कलिका के द्वारा जो है इनका किस तरह से मुकुलन होता है, ठीक है। तो वह जो है अलैंगिक जनन में भी आपकी कलिका के द्वारा भी जो है जनन की प्रक्रिया होती है, अलग अलग जीवों में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, यानी कि उनके जो है बीजाणुओं के द्वारा, अलैंगिक जनन में जो हम लोग बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, वो बीजाणु जनन का मतलब ये होता है कि जो बीजाणुओं के द्वारा एक मदर सेल से जो है डॉटर सेल में क्या होते हैं, एक नई संततियां बनती हैं, एक नया जो है जीव बनते हैं, ठीक है। तो वह जो है बीजाणु जनन कहलाते हैं। अच्छा, बीजाणु जनन में भी कई प्रकार के हैं, जैसे चल बीजाणु द्वारा, ठीक है। चल बीजाणु द्वारा कैसे होते हैं, फिर आपके अचल बीजाणु द्वारा कैसे होते हैं जीवों में अलैंगिक जनन, फिर आपके हिप्नो स्पोर द्वारा किस तरह से जो है आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। पालमेला अवस्था क्या होती है, ये जो है सब बीजाणु जनन की अवस्थाओं में ये है, पालमेला अवस्था। फिर एंडोस्पोर द्वारा किस प्रकार से जो है बीजाणु जनन में आपका जनन प्रक्रिया होती है। फिर आपका निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा, यानी निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा जो है किस प्रकार से बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। फिर आपके ओइडिया द्वारा जो है किस प्रकार से जनन होता है अलैंगिक जनन में। आटोस्पोर द्वारा, इससे जो है किस प्रकार का जनन होता है। फिर आपके जो है अगला है क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, माने इससे जो है किस प्रकार से जो है जनन होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित, उनके जो है जीवों के नाम सहित पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जो है केवल अभी मुख्य चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और भी आगे चलते हैं बीजाणु के द्वारा। तो बीजाणु के द्वारा जो है बीजाणु जनन में, अलैंगिक जनन में किस प्रकार से जो है इनके द्वारा जो है जनन प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है कोनिडिया द्वारा जो है किस प्रकार से जो है बीजाणु जनन होता है। पिक्नियोस्पोर द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। फिर उसी तरह से आगे चलते हैं तो फिर यूरिडोस्पोर द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो उसी तरह से आगे और भी पढ़ेंगे आपके एस्कोस्पोर द्वारा जो है बीजाणु जनन में किस प्रकार से जो है जनन होता है। और बीजाणु जनन में नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है आपकी बेसिडियोस्पोर द्वारा, इस तरह से जो है किस प्रकार से जो है बीजाणु जनन में इनके द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक बीजाणु के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए अभी तक हम लोग जो है 7वां हेडिंग अलैंगिक जनन में 7वां हेडिंग पढ़े बीजाणु जनन के द्वारा, यानी कि बीजाणु जनन के द्वारा किस प्रकार से जो है इनके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। चलिए अब आते हैं हम लोग पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन का मतलब कि जो आपके जो है छोटी छोटी कोशिकाओं जो है एक नई जो है कोशिकाओं जो है बनाने काम करते हैं, पुनरुद्ध भवन होकर के वह प्रक्रिया जो है पुनरुद्ध भवन कहलाती है। जैसे कि आपको देखने को अमीबा भी मिल सकता है, ठीक है, और भी तमाम तरह के जो है जीवों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वह पुनरुद्ध भवन होता है। जब हम उसको जो है विस्तार से, जब एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें और हम लोग विस्तार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, जो बीजाणु जनन में जो हम लोग देख रहे हैं, चल बीजाणु द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो चल बीजाणु द्वारा भी जो है आपके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन है? तो पहला है 2 कशाम्बिकी लघु चल बीजाणु द्वारा, यानी कि चल बीजाणु, देखिए अलैंगिक जनन के जो बीजाणु जनन जो प्रक्रिया है उसमें जो चल बीजाणु द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें भी आपके जो है कई टाइप्स के होते हैं। तो पहला है 2 कशाम्बिकीय लघु चल बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। फिर उसी चल बीजाणु जनन द्वारा में दूसरा पॉइंट्स,
चार कशाम्बिकीय गुरु चल बीजाणु। यार का चार कशाम्बी का मतलब कि उन जीवों की चार कशाम्बी होती हैं, दो कशाम्बी का मतलब उस जीवों की दो कशाम्बी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है आपका दूसरा पॉइंट चार कशाम्बिकीय गुरु चल बीजाणु के द्वारा होता है। अच्छा, तीसरा है बहु कशाम्बिकीय चल बीजाणु। बहु कशाम्बिकीय चल बीजाणु के द्वारा, बहु कशाम्बिका मतलब उनकी कशाम्बिकाओं की संख्या जो है एक से अधिक होती है, तो वह आपकी बहु कशाम्बिकीय चल बीजाणु कहलाते हैं। फिर संयुक्त चल बीजाणु द्वारा, तो संयुक्त चल बीजाणु द्वारा का मतलब कि उसमें जो है संयुक्त होकर के जो है चल बीजाणुओं के द्वारा जो है क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से जो है बीजाणु जनन के चल बीजाणु द्वारा जो आपकी जनन की प्रक्रिया होती है उसमें भी चार टाइप्स के होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन अगर हम लोग देखें तो अधिकांशतः जो है पेड़ पौधों में यह प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन जो है दिखाई देती है। चलिए, कायिक जनन में भी आपके जो है दो तरह से जनन होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब कि वह जो है प्रकृति के द्वारा, उनके स्वयं के द्वारा वो होता है। जो स्वयं के द्वारा एक जनन की प्रक्रिया होती है वह एक तरह से प्राकृतिक जनन होता है, और प्राकृतिक जनन जो है पेड़ पौधे में जो देखने को मिलती है वह एक तरह से जो है कायिक जनन होती है। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग कायिक जनन में पढ़ते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी आपके कई पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे होते हैं प्राकृतिक के द्वारा, किस तरह से कायिक जनन होता है, थोड़ा उसको भी ध्यान देते हैं हम लोग। पहला है जड़ द्वारा यानी कि जड़ के द्वारा जो है आपका किस प्रकार से जो है पेड़ पौधों में आपकी जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यानी कि कायिक जनन में जो प्राकृतिक जो आपकी जनन है, उस प्राकृतिक जनन में भी आपकी जो पहली हेडिंग है जड़ द्वारा, जड़ के द्वारा भी जो है एक पेड़ पौधे जो है दूसरे पेड़ पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वह जो है किसके द्वारा है, जड़ के द्वारा है। चलिए अब देखिए, तो हम लोग जो है जड़ के द्वारा देख रहे हैं, फिर आपके जो है तना के द्वारा। ठीक है, तना के द्वारा, तो जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे में हम लोग देखते हैं कि जो तना होती हैं उस तना में जो है किस प्रकार से जो है, यानी कि तना द्वारा ये है कि तना द्वारा जो है एक नया जो है तना उत्पन्न होना, एक नया जो है पेड़ पौधे का जो है निर्माण होना। ठीक है, तो वह तना द्वारा है। पड़ द्वारा, पड़ के भी द्वारा जो है आपका प्रजनन होता है, जो प्राकृतिक में जो है प्राकृतिक जनन में देखने को ये प्रक्रिया मिलती है। अब देखिए, अब आते हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, यानी कि पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा भी जो है आपके जनन की प्रक्रिया में हम लोग जो प्राकृतिक जनन होता है उसके भी द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक जनन में एक लास्ट है टूरियांस द्वारा। टूरियांस भी द्वारा जो है आपके जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो जो हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये जड़ द्वारा, तना द्वारा, पड़ द्वारा, पड़ प्रकलिकाओं द्वारा, टूरियांस द्वारा, ये सभी जो है एक तरह से जो है प्राकृतिक जनन है। और यह प्राकृतिक जनन किसके अंतर्गत आता है, तो कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कायिक जनन में, प्राकृतिक जनन में हम लोग इन विधियों के द्वारा भी देखते हैं कि पेड़ पौधे जो एक नए जो है पेड़ पौधों को निर्माण करने का काम करते हैं। चलिए अब आते हैं कायिक जनन के कृत्रिम जनन में। कृत्रिम जनन में क्या कैसे होता है? कृत्रिम जनन का मतलब जो मानव मेड के द्वारा होता है, मानव के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है, मानव के जो द्वारा बनाया जाता है, एक मदर सेल से जो है एक डॉटर सेल में निर्माण करना, बनाना। ठीक है, तो वह जो है आपकी कृत्रिम विधि कहलाती है। कृत्रिम विधि जैसे कलम रोपण, कलम रोपण का जैसे मान ले लीजिए गुलाब का डंठल है, गुलाब के डंठल से जो है उसको कलम करके हम लोग जो है एक नया गुलाब के पुष्प यानी कि पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरा है दाब लगाना। दाब के द्वारा किस प्रकार से कृत्रिम प्रजनन होता है, जैसे देख लीजिए आप चमेली में, चमेली में जो है दाब लगा करके जो है एक नया पौधा हम लोग तैयार कर सकते हैं। फिर जो है वायु दाब लगाना। ठीक है, वायु दाब लगाना, वायु दाब लगा करके माने ये भी एक कृत्रिम विधि है, और इसके द्वारा भी जो है
एक हम लोग नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अंतःचापन ये भी जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कृत्रिम विधि है, जिसके द्वारा जो है हम लोग एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। रोपण विधि भी है, इसके भी द्वारा जो है एक हम लोग नया जो है पौधा जो है क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो कृत्रिम विधि में रोपण भी विधि आपकी जो है इम्पोर्टेंस विधि है। फिर आपकी कलिका रोपण, कलिका रोपण के द्वारा भी जो है हम लोग एक नया जो है पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, यानी कि यह जो है आपके उसके किसी भी पेड़ पौधों की कोशिकाओं लेकर के जो है उससे जो है प्रवर्धन करके जो है हम लोग एक नया जो है पेड़ पौधा क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अलैंगिक जनन में तमाम तरह की विधियां होती हैं प्रजनन करने की, जनन करने की। तो इस प्रकार से हम लोग अलैंगिक जनन में तमाम तरह की विधियां पढ़े, द्विविभाजन विधि, बहुविखंडन विधि, प्लाज्मोटोमी विधि, मुकुलन विधि, कलिका विधि, ठीक है, बीजाणु जनन विधि और पुनरुद्भवन विधि, और नेक्स्ट है आपका कायिक जनन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं तमाम तरह की जो विधियां हैं, ये अलैंगिक जनन में आपकी इम्पोर्टेंस विधियां हैं, और इनके द्वारा जो है तमाम तरह के जीवों में, तमाम तरह के पेड़ पौधों में आपको जो है अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। चलिए, तो हम लोग अलैंगिक जनन में पहला हम लोग जो है विधि पढ़े थे द्विविभाजन विधि, यानी कि बाइनरी फिजन। तो जैसे कि हम लोग अब अलैंगिक जनन में पहला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं द्विविभाजन बाइनरी फिजन। इसमें जो है हमने आपको 4 तरह से बताया था कि पहला जो है सरल द्विविभाजन, दूसरा जो है लंबवत, तीसरा जो है आपका अनुप्रस्थ, चौथा जो है आपका तिर्यक द्विविभाजन। तो द्विविभाजन में बाइनरी फिजन में, यानी द्विविभाजन बाइनरी फिजन हम लोग किसे कहते हैं, बाइनरी फिजन उसे कहते हैं कि जब किसी जो है मदर सेल में जब समसूत्री विभाजन हो, यानी कि समान सूत्रों में विभाजन हो और एक नई जो है डॉटर सेल का निर्माण हो, एक संतति कोशिका का निर्माण हो, उसे हम लोग द्विविभाजन विधि कहते हैं। तो द्विविभाजन विधि बाइनरी फिजन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन क्या है? सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरल द्विविभाजन, सिंपल बाइनरी जो फिजन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सरल द्विविभाजन उसे कहते हैं जिसमें जीवों की जो नई संततियां बनती हैं वो अनियमित हों, ठीक है ना, अनिश्चित हों, उसे जो है हम लोग सरल द्विविभाजन विधि कहते हैं। और यह देखने को किस में मिलता है? तो अमीबा में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग जो है उदाहरण में पढ़ेंगे कि सरल द्विविभाजन जो है अमीबा में देखने को मिलता है और अमीबा में किस प्रकार से जो है सरल द्विविभाजन सिंपल बाइनरी फिजन होता है। पहला चीज़, जैसे मान लीजिए कि जो अमीबा का जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा के एक कोशिकीय जीवों में जो है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनके अंदर जो है केंद्रक कला होता है, ठीक है, और इनकी जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है, कला होती है, वह कोशिका कला कहलाती है अमीबा में। अच्छा, जो आपकी जो केंद्रक कला होती है उसमें जो है क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। तो इस तरह से सरल द्विविभाजन में हम लोग जो है जो अमीबा लिए हैं वो अमीबा जो है सरल द्विविभाजन के द्वारा द्विविभाजित होता है, बाइनरी फिजन होता है। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे पहले जो है प्रारंभिक अवस्था है। जब प्रारंभिक अवस्था में जब अमीबा होता है तो उस समय जो है उसके अंदर केंद्रक कला, उसके जो है केंद्रक कला के बाहरी का जो मेम्ब्रेन होती है, कला होती है, उसको कोशिका कला, और उसमें जो है केंद्रक कला में जो है क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। तो ये सारी ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें जो है प्रारंभिक पूर्वावस्था है, ठीक है। अब चलिए, जब वही प्रारंभिक अवस्था से जब वो अंतिम पूर्वावस्था में जाते हैं, प्रारंभिक पूर्वावस्था से जब वो अंतिम पूर्वावस्था में जाते हैं
तो उस समय क्या होता है कि अब जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो गुणसूत्र में बदल जाते हैं और उसमें जो है जो केंद्रिका होती है वह नष्ट हो जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि अंतिम पूर्वावस्था में जो आपकी जो है केंद्रक कला में जो केंद्रिका होती है वो नष्ट हो जाती है और क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो गुणसूत्र में बदल जाते हैं। ठीक, फिर चलते हैं तीसरा पॉइंट, मध्यावस्था। मध्यावस्था क्या होती है, यानी कि इस समय क्या होता है कि जो केंद्रक होता है तर्करूपी होता और इसमें जो है बहुध्रुवीय हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो आपकी जो है केंद्र कला होती है वह बहुत से ध्रुव में, बहुत से मल्टीपोलर में हो जाते हैं। यानी कि केंद्रक जो है बहुध्रुवीय हो जाती है। किस अवस्था में? तो मध्यावस्था में। अच्छा, जब हम लोग जो है चौथे अवस्था में जाते हैं यानी कि प्रारंभिक पश्चावस्था, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी जो अमीबा की जो कोशिका होती है उसमें जो है जो गुणसूत्र होते हैं वो अपसंतति गुणसूत्रों में बदलने लगते हैं। तो यानी कि इस प्रकार के जो है गुणसूत्रों को हम लोग संतति गुणसूत्र कहते हैं। तो ये जो है चौथी प्रारंभिक पश्चावस्था में देखने को मिलता है। जब हम लोग मध्य पश्चावस्था में जब जाते हैं, मध्य पश्चावस्था में जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो इनका केंद्रक होता है वह आपकी जो है त्रिध्रुवीय हो जाती है। ठीक है, त्रिध्रुवीय हो जाती है। जो मध्य पश्चावस्था होती है त्रिध्रुवीय में बदल जाती है। तो ये पांचवा अवस्था होती है। अब आते हैं हम लोग छठवां, अंतिम पश्चावस्था। अंतिम पश्चावस्था में क्या होता है कि अब वही जो आपकी त्रिध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं वह आपके अलग अलग केंद्रों में अलग अलग केंद्रों में बढ़ जाते हैं। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि वह एक एक ध्रुवीय केंद्रक बन जाते हैं, यानी कि वह एक एक ध्रुवीय केंद्रक के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है अंतिम पश्चावस्था की अवस्था होती है। अब आते हैं सातवां अवस्था, यानी कि जिसको अंत्यावस्था कहते हैं। अंत्यावस्था में होता क्या है कि जो आपके एक ध्रुवीय केंद्रक होती है, एक ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो आपके संतति केंद्रकों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपके अमीबा में आपको जो है सरल द्विविभाजन के द्वारा जो है अनेक अनेक इनकी जो है अवस्थाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके अंत्यावस्था के बाद लास्ट आठवीं अवस्था, जिसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो अंत्यावस्था होती है, अंत्यावस्था में जो संतति केंद्रक होते हैं, अभी तक संतति केंद्रक का मतलब कि अभी एक ही कोशिका कला होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं। लेकिन जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो ये बॉडी जो है केंद्रक के साथ साथ इनकी बॉडी भी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप जो विभाजन देखते हैं वह सरल द्विविभाजन होता है। और सरल द्विविभाजन किसमें हम लोग देख रहे हैं, अमीबा में। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सरल द्विविभाजन किस प्रकार से होता है, किस में होता है, किस तरह से होता है, जैसे हम लोग अमीबा में देखें। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग जो है अभी हम लोग जस्ट पढ़े सरल द्विविभाजन, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सिंपली बाइनरी फ्यूजन किस में देखे हैं हम लोग, किस में पढ़े हैं, अमीबा में पढ़े हैं। चलिए, अब आते हैं लंबवत द्विविभाजन। ठीक है, लंबवत द्विविभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किस जीवों में होता है। यानी कि लंबवत द्विविभाजन हम लोग किसे कहते हैं, लंबवत द्विविभाजन उसे कहते हैं कि जिस जीवों में उनके बॉडी लंबवत भागों में विभक्त होती है। जैसे हम लोग लेते हैं युगलीना, ठीक है ना, युगलीना। युगलीना आप जानते हैं यह एक जीव जो है, यह एक तरह से जो है सहजीव है। यानी कि यह जो है अपना जीवन जो है किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख सकती है। जैसे कि देखते हैं तो युगलीना का हम लोग जो है डायग्राम बनाते हैं। देखिए, अमीबा युगलीना जो है इस तरह से होती है। ये आपका युगलीना है। अच्छा, इसमें जो है कशाम्बिक होता है, ये युगलीना का कशाम्बिक है, ऐसे निकला होता है उनके अगर सिरे से। तो इस तरह से आप युगलीना देख रहे हैं, ये आपका
ये आपकी कशाम्भिक है, ठीक है। अच्छा, ये इनकी बॉडी है, ये इनका शरीर है, इनका शरीर है। अच्छा, ये इनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी में जो है जगह जगह पर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इनका शरीर जो है हरा हरा दिखता है, ठीक है। तो जो युगलिना होता है, युगलिना में लंबोत द्विविभाजन होता है। कैसे होता है? तो जैसे जब जब आपकी युगलिना में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये क्या होता है कि यह जो है पूरे आपके लंबवत जो इनकी बॉडी होती है, शरीर होती है, वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहले इसमें क्या विभक्त होता है? तो सबसे पहले इनका जो केंद्रक होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वह केंद्रक जो है सबसे पहले विभाजित होता है। जब केंद्रक विभाजित होता है, जब केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित होता है, तो उस समय अभी जो है इनकी जो बॉडी होती है वो अभी अकेले होते हैं। लेकिन जब आपके केंद्रक जो है विभाजित होने के बाद जब इनकी बॉडी जब विभाजित होती है तो ये दो भागों में क्या होते हैं, आपको जो है टूटे हुए इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है कि जो इनकी कशाम्भिक होती है, वह कशाम्भिक जो है, कसाब भी कह सकते हैं इसको, यह जो है आपके अब जब अलग अलग इनकी बॉडी बन जाती है, उन बॉडी में फिर जो है आपके दोनों बॉडी में फिर आपके अलग अलग कसाम्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है जो लंबो द्विविभाजन होता है, ठीक ना, लंबो जो द्विविभाजन होता है वो आपको युगलिना में देखने को मिलता है। जो एक ही शरीर से, एक ही बॉडी से जो है आपके दो युगलिना जो है क्या होते हैं, बन जाते हैं, दो युगलिना का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से लंबवत द्विविभाजन के द्वारा जो है युगलिना में आपका जो डॉटर सेल होती है, ठीक है ना, वह आपके जो है मदर सेल से ही जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, लंबवत रूप में विभक्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो है ये युगलिना के अंदर लंबवत द्विविभाजन देखने को मिलता है। तो चलिए, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि लंबवत द्विविभाजन जो है हम लोग युगलिना में जो है देखने को मिलता है कि इसमें लंबवत द्विविभाजन किस प्रकार से होता है। अब आते हैं अनुप्रस्थ द्विविभाजन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाउंड्री जो फिजन होती है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन होती है, यह किस प्रकार से होती है, किसमें होती है? तो चलिए इसका हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। इनका उदाहरण पढ़ते हैं आपके जो है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम में हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यानी अनुप्रस्थ विभाजन किसे कहते हैं कि जब किसी जीव का, ठीक है, जब किसी जीव का अनुप्रस्थ रूप में जो है दो भाग में क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। जब किसी जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन कब होता है, यानी कि जब किसी जीव में अनुप्रस्थ तरीके से जो है विभाजन होता है, वह जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहलाता है। जैसे किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरामीशियम में। जैसे पैरामीशियम में हम लोग जानते हैं कि पैरामीशियम जो है पैर के तलवे के आकार का होता है, ठीक है, पैर के तलवे की भांति होता है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है। इनका ये मुख है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन में एग्जाम्पल के रूप में पढ़ रहे हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम आप लोग देख रहे हैं पैर के तलवे के आकार की
भांति होता है, जो एक कोशिकीय जीव है, जो आपके जो है कार्बनिक पदार्थों में यानी कार्बनिक जल में जो है ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है इस तरह से होती है, जैसे ये पश्च भाग होता है, ये आपका अग्र भाग होता है, ये जो है जो केंद्रक बड़ा होता है उसको गुरु केंद्रक कहते हैं, जो आपका छोटा केंद्रक होता है उसको लघु केंद्रक कहते हैं। और जानते हैं कि जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इसके शरीर के पूरे शरीर पर जो है पच्छप पाए जाते हैं। ये इनका जो है बाहरी शरीर पर पाए जाते हैं और इसी के द्वारा ही जो है यह पैरामीशियम जो है अपना प्रचलन करता है, जो इनके प्रचलन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है देख रहे हैं पैरामीशियम। ये पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है, यानी कि ये कैसे होता है, तो देखिए जब ये बॉडी जब अनुकूल परिस्थितियों में आती है तो ये क्या होती है कि एक इनका आधा भाग कट करके जो है एक ऐसा जो है बॉडी बनाता है और यहीं से एक दूसरी जो है इनकी बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से जो है पैरामीशियम में आपको जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन देखने को मिलता है। इनके अंदर जो है केंद्रक बन जाते हैं, इनके अंदर जो है केंद्रक बन जाते हैं और इस तरह से जो है यह एक जो है संतति जो है कोशिका बन जाती है, संतति कोशिका बन जाती है, डॉटर सेल बन जाती है। तो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन देखने को मिलता है, जिससे जो है पैरामीशियम जो है अनुकूल परिस्थितियों में आने के बाद यह पैरामीशियम जो है दो भागों में अनुप्रस्थ भागों में विभाजित हो जाती है और वह विभाजित जो है एक तरह से संतति कोशिका में हो जाती है और एक नए जो है जीवों का क्या होता है निर्माण हो जाता है। तो यह रहा आपके अनुप्रस्थ विभाजन जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम के अलावा भी जो है प्लेनेरिया में भी देखने को मिलता है, जीवाणुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन जो है आपके अलग अलग जो है जीवों में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग तिर्यक द्विविभाजन। तिर्यक द्विविभाजन क्या होता है, यानी कि तिर्यक द्विविभाजन वो होता है जो तिर्यक तरह से एक तिरछे तरीके से जो है वह अपने जो है मदर सेल से जो है डॉटर सेल में क्या होते हैं बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए सीरेटियम एक प्रकार का जो है जीव है जिनके अंदर जो है तिर्यक द्विविभाजन देखने को मिलता है, ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग द्विविभाजन में जो हम लोग देख रहे हैं सीरेटियम है और भी आपके जो है ओपेलाइना है, ओपेलाइना, तो इनमें भी जो है हम लोग तिर्यक द्विविभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े अलैंगिक जनन में आपके द्विविभाजन में 4 प्रकार के विभाजन होते हैं, द्विविभाजन होते हैं, सरल द्विविभाजन, लंबो द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन और आपके तिर्यक द्विविभाजन। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो है आपके वीडियोज में इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे और तो हम ये आपसे कहेंगे कि इसके बाद जितने भी हैं हेडिंग वो सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक